नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज पाकिस्तान के साथ गेम हो गया। आज पाकिस्तान को 1 घंटे में सरेंडर करना पड़ा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की नाक कट गई और पाकिस्तान के होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी के पसीने छूट गए। पाकिस्तान की आज घनघोर बेइज्जती हुई है। पहले पाकिस्तान की क्रिकेट टीम धमका रही थी कि वो मैच नहीं खेलेगी और जब धमकी नहीं चली तो चुपचाप सरेंडर करके मैच खेलने मैदान में आ भी गई। दरअसल 17 सितंबर का दिन रात 12 बजे से ही पाकिस्तान के लिए झटके का दिन है। नरेंद्र मोदी के बर्थडे के रोज आधी रात से ही पाकिस्तान को झटके लगने लगे। सबसे पहले झटका अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया। ट्रंप ने मोदी के बारे में लिखा कि वो मेरे दोस्त हैं, वंडरफुल हैं, बहुत शानदार हैं। मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर बात भी हो गई और इसके बाद पाकिस्तानी जनरलों का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। नरेंद्र मोदी ने फॉरेन पॉलिसी में, विदेश नीति में एक ऐसी बाजी खेली है कि पाकिस्तान हर दिन गेम हारता जा रहा है। नया भारत है ये, किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। मुनीर का एटम बम होगा फेल, राहुल का हाइड्रोजन बम भी होगा फेल। नरेंद्र मोदी शुरू करने वाले हैं सबसे बड़ा खेल। बर्थडे पर यह नरेंद्र मोदी का ऐसा डेयर है जिससे देश के भीतर और देश के बाहर वाले दुश्मनों में बहुत फियर है। Prime Minister Sri Narendra Modi. Prime Minister Modi, my good friend Narendra. My friend, Prime Minister Modi. Dear Prime Minister Modi. Dear Prime Minister, dear Narendra. Mr. Shri Narendra Modi. Kia ora, namaskar, my good friend Prime Minister Modi. Prime Minister Modi. So Modi ji, I wish you all the very best. Prime Minister Modi. Global leader, statesman, and leading voice of the global south. That is Prime Minister Modi. 17 सितंबर 2025 दुनिया के हर कोने से एक ही आवाज आई। क्या गयाना, क्या साइप्रस, क्या अमेरिका, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या न्यूजीलैंड, क्या म्यांमार, क्या इजराइल, क्या ब्रिटेन, चारों ओर मोदी 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 ही दिया सुनाई। लेकिन पाकिस्तान की ओर से मोदी को दी गई जन्मदिन वाली बधाई में खौफ की मात्रा काफी हाई है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 75 के नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को लेकर बात ही ऐसी बताई है। तो क्या आतंकिस्तान पर एक और हमले की घड़ी अब करीब आ गई है? मोदी की पूरी बात आपको सुनवाएंगे। पहले एक छोटा सा टीजर देखिए। इसमें मुनीर के लिए एक वार्निंग है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। 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 नया भारत घर में घुसकर मारता है। मोदी ने यह बात यूं ही नहीं कही, इसके पीछे एक मैसेजिंग है। और मोदी का वो मैसेज ये है कि सितंबर 17 के बाद पाकिस्तान पर भारत के अगले अटैक का खतरा बहुत बढ़ गया है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन वाले दिन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जल, थल और नभ से हमला करने वाले वीडियो जारी ना करती। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के घातक हथियारों की गिनती ना बताती। और यह भी कोई संयोग नहीं कि नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन से ठीक पहले 2 नोटैम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किए गए हैं। पहला नोटैम 24 और 25 सितंबर के लिए जारी किया गया है। कहा जा रहा है कि इनमें से किसी एक दिन भारत एक मिसाइल की टेस्टिंग करने जा रहा है और यह नोटैम 1500 किलोमीटर की रेंज तक जारी किया गया है। यानी जिस भी मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली है उसकी रेंज 1500 किलोमीटर या उससे ज्यादा की होगी। तो क्या यह टेस्टिंग पाकिस्तान को ध्यान में रखकर ही होने वाली है?
एक नोटैम इंडियन एयरफोर्स के लिए भी जारी किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन एयरफोर्स अब तक की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज करने जा रही है। इस वॉर एक्सरसाइज के शुरू होने की तारीख होगी 25 सितंबर। 22 दिनों तक यानी 25 सितंबर से 16 अक्टूबर तक इंडियन एयरफोर्स नॉर्थ ईस्ट में सिलीगुड़ी कॉरिडोर या कहें चिकन नेक में अपनी ड्रिल करेगी। तो क्या ये ड्रिल और 1500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल की टेस्टिंग ये इशारा दे रही है कि मोदी कुछ बड़ा करने का मास्टर प्लान रेडी कर चुके हैं और 18 सितंबर से इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हरकत में आ भी जाएंगी। भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है, आज मोदी ने वो बात दबी जुबान में नहीं खुल्लम खुल्ला कह डाली है। तो क्या मुनीर पर अगले अटैक की तैयारी हो चुकी है? आज देश मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। नरेंद्र मोदी का इतना कहना था कि पूरे पाकिस्तान में पैनिक मच गया, तहलका मच गया। 17 सितंबर के बाद क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है, यह सोच सोचकर मुनीर का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब मुनीर न रात 12 बजे चैन से सो पाएगा, न रात 2:30 बजे तक उसे नींद आएगी। आतंकिस्तान को हर वक्त हर घड़ी इन्हीं तस्वीरों की टेंशन सताएगी। मोदी ने पाकिस्तान वाले अगले प्लान पर तो ऑपरेशन सिंदूर पॉज होने के साथ ही शुरू कर दिया था और अब से कुछ घंटों पहले कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पहुंचकर मोदी ने इस प्लान को गो अहेड कह दिया है। आज उसी कमांडर कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान को डराने वाले 2 बयान भी आए हैं। इंडियन आर्मी के ऑनररी लेफ्टिनेंट और करगिल युद्ध में परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार और वीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर मेहर सिंह ने कैमरे पर जो कुछ भी कहा है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। जब कोई सेना अपना लक्ष्य जब हासिल कर लेती है तो उनका हौसला बढ़ जाता है और जो दुश्मन जब हारना शुरू कर देता है तो उसका मोरल डाउन होता है। पाकिस्तान सेना के जो सोल्जर था उसके जो लीडरशिप की सबसे बड़ी कमी थी और वो जो हमारे जो मोरल इसलिए अब था क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पीछे कौन है। हमारा जो ट्रेनिंग, इंडियन आर्मी का जो ट्रेनिंग है, अगर उसके ऊपर जवान को भरोसा है और उसके पास जो दिए गए हथियार है या जो सजो सामान है उस पर अगर उसको भरोसा है तो वो किसी भी लड़ाई को जीत सकता है। वो कारगिल के बाद जो हमारी सेना के बीच में जो भी सुधार हुआ है उसके बीच में आपने देखा होगा कि जो सिंदूर के बीच में जो हमारे नतीजे हैं कारगिल से और बेटर हुए और कम समय और कम मेन पावर के साथ में। ये दिल मांगे मोर। मेरा यहाँ मानना है जितनी भी शौर्य गाथाएं इन वीरों की है वो आज भी युवाओं को प्रेरित करती है और भविष्य में भी प्रेरित करती रहेगी। सूबेदार मेजर मेहर सिंह ने बिल्कुल सही कहा। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा का दिया मंत्र,
ये दिल मांगे मोड़ आज की परिस्थिति में भी सटीक बैठता है। नरेंद्र मोदी भी यही चाहते हैं। पाकिस्तान में बचे खुचे आतंकवादियों का सफाया चाहते हैं, पीओके को भारत में मिलाना चाहते हैं और उसकी शुरुआत किसी भी वक्त हो सकती है। यह सोचकर ही पाकिस्तान में सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। पाकिस्तान को टेंशन सिर्फ इस बात से नहीं है कि मोदी ने अपने बर्थडे वाले दिन पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने की चेतावनी दी है। पाकिस्तान के टेंशन की वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच खत्म होती दूरियां भी हैं। मोदी के जन्मदिन से ठीक कुछ घंटों पहले खबर आई थी कि अगले हफ्ते शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका का राउंड लगाने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएन जनरल असेंबली के साइडलाइंस में मुनीर और शहबाज दोनों अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। लेकिन उस मीटिंग से पहले ही मुनीर और उसके प्यादे शहबाज के लिए अमेरिका से बुरी खबर आ गई है, क्योंकि ट्रंप ने अचानक से यू टर्न ले लिया है और अब वो भारत के मोदी के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए ट्रंप ने मोदी को फोन मिलाया। 17 जून के बाद यह पहली बार था जब नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का फोन कॉल पिक कर लिया और ट्रंप ने उस कॉल को वंडरफुल बताया। बदले बदले से देख रहे ट्रंप की मोदी वाली दोस्ती का सबूत इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। ट्रंप दुनिया के पहले राष्ट्राध्यक्ष थे जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जो पोस्ट किया उसमें मोदी को माय फ्रेंड कहकर संबोधित किया। ट्रंप ने एक दोस्त की तरह भारत के प्रधानमंत्री को उनके पहले नाम यानी नरेंद्र से संबोधित किया। और कल तक भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट लेने वाले ट्रंप अब रूस यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने के लिए मोदी के समर्थन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ट्रंप के पोस्ट की आखिरी लाइन भी नोट करने वाली है। उन्होंने अपना पूरा नाम नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ डीजेटी लिखा। डीजेटी का मतलब हुआ डोनाल्ड जॉन ट्रंप। और ट्रंप अपने मैसेज में डीजेटी तभी लिखते हैं जब वो खुद किसी के लिए पर्सनल मैसेज टाइप करते हैं। यानी टैरिफ वॉर और सीज फायर के क्लेम के बीच ट्रंप को भारत के आगे झुकना ही पड़ा। मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं मिलाया, आखिरकार ट्रंप को ही हॉटलाइन पर आना पड़ा। मोदी को बर्थडे विश करना पड़ा, भारत की ताकत के आगे झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में यह सामर्थ्य हमारा और बढ़ा है। इसलिए अब कोई भी ताकत भारत की संप्रभुता को, भारत की एकता और अखंडता को चुनौती नहीं दे सकती है अथवा चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि यह जो सीज फायर हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी के हस्तक्षेप के कारण हुआ है। मैं साफ कर देना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, यह किसी के हस्तक्षेप के कारण हमारी यह आतंकवादियों पर जो कार्रवाई हुई थी वह स्थगित नहीं की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर कभी स्थगित है। आगे यदि कोई आतंकवादी वारदात होती है तो फिर से हमारा ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ होगा। मैं यह विश्वास के साथ मैं सारी देश की जनता को बताना चाहता हूं। जहां तक भारत और पाकिस्तान के बीच के चल रहे इस ऑपरेशन को रोकने के संबंध में कुछ लोग दावा करते हैं कि हमने इसको रोका है। बहनों भाइयों, यह किसी ने रोका नहीं है। और मैं साफ कर देना चाहता हूं, मोहम्मद इसाक डायर जो कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी साफ कहा है कि इंडिया रिजेक्टेड थर्ड पार्टी रोल टू एंड कॉन्फ्लिक्ट। यह बाइलेटरल इशू है, यह थर्ड पार्टी हमारे मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह हमारे प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में इसे साफ कर दिया था। अमेरिका ने जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए कोई मीडिएशन नहीं की, यानी हिंदुस्तान ने अमेरिका की मीडिएशन मानने से इनकार कर दिया। दिस इज एक्चुअल कोट जो इन्होंने कहा है कि जब से सवाल पूछा गया कि जी अमेरिका का क्या किरदार था या इंडिया ने ये मीडिएशन मानी कि नहीं मानी, तो उन्होंने कहा कि जी इंडिया ने कोई मीडिएशन नहीं मानी, इट टेक्स टू टू टैंगो, ये उन्होंने कहा। अब इसके बाद जो मौकफ था कि जी ट्रंप ने इंटरवेंशन की थी और फिर उसके बाद जंग आके रुकी, तो बेसिकली इसाक डार ने वो जो मौकफ था उसको बाढ़ दिया। और फिर जो नोबेल प्राइज की जो नॉमिनेशन थी और जो डिनर था, लंचन था व्हाइट हाउस के ऊपर,
ऑल दैट जो बयानिया बनाया जा रहा था वो अपने सर पे आके दोबारा नीचे गिर के फट गया है। ये इंडिया के अंदर भी खबर फैल चुकी है कि जी पाकिस्तान तो कह रहा है कोई मीडिएशन हुई नहीं, तो अगर मीडिएशन नहीं हुई तो इसका मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी जो काबीना है वो सही कह रहे थे कि उन्होंने मीडिएशन से इनकार कर दिया, तो फिर ट्रंप ने जंग किस तरह रोकी। अगर कोई मीडिएशन नहीं हुई तो नोबेल प्राइज की नॉमिनेशन कैसे आ गई? फिर किसने मुंतखब किया और क्यों मुंतखब किया नोबेल प्राइज के लिए पाकिस्तान ने, जब कोई मीडिएशन ही नहीं थी? और बेसिकली साग डार के कहने से ट्रंप को एक झूठा क्या करार दिया जा रहा है कि वो तो कह रहा है कि मैंने जंग रुकवाई है। ट्रंप के इस पोस्ट के बाद मोदी ने भी अपने जवाब में ट्रंप को माय फ्रेंड कहकर ही संबोधित किया। यानी 10 सितंबर से 17 सितंबर के बीच 7 दिन में पूरा गेम चेंज हो गया। 10 सितंबर को मोदी ने अपने पोस्ट में ट्रंप को माय फ्रेंड नहीं कहा था, तब मोदी ने भारत और अमेरिका को क्लोज फ्रेंड्स और नेचुरल पार्टनर्स बताया था। वो भी तब जब खुद ट्रंप ने 10 सितंबर वाले पोस्ट में मोदी को माय वेरी गुड फ्रेंड कहकर संबोधित किया था। लेकिन अब मोदी ने भी ट्रंप से दोस्ती कर ली है और इसने पाकिस्तान की बेचैनी बहुत बढ़ा दी है। कुल मिलाकर कहें तो मोदी ने ऐसी चाल चली है कि हर मोर्चे पर पाकिस्तान की हार पक्की है। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन वाले दिन से ही पाकिस्तान में मुनीर की और पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मोदी ने मिलिट्री फ्रंट पर, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, हर फ्रंट पर पाकिस्तान को गेम से बाहर कर दिया है और अब मुनीर का काउंटडाउन शुरू हो गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन बहुत गुस्से में है और यह गुस्सा युद्ध के मैदान में दिख भी रहा है। यूक्रेन इस वक्त धुआं धुआं है। क्रिमिया, खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, इन तमाम बड़े हिस्सों पर पुतिन का कब्जा हो चुका है और पुतिन यहां भी रुकने को तैयार नहीं है, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पिछले 2 हफ्तों में पुतिन यूक्रेन की धरती पर 3,500 ड्रोन, 2,500 बम और 200 मिसाइल दाग चुके हैं। दूसरी ओर ज़ेलेंस्की ये क्लियर कह चुके हैं कि अगर उन्हें हथियार नहीं मिले तो बाजी हाथ से निकल सकती है। ज़ेलेंस्की को अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, आर्टिलरी, इंसेप्टर, रॉकेट्स, इन तमाम हथियार चाहिए और अमेरिका ने इस डिमांड को मंजूर कर लिया है। रूस यूक्रेन के बीच ये जंग 3 साल 6 महीने 3 सप्ताह से जारी है और आज जंग का 1302वां दिन है और अब पता लगा है कि भारत कहे तो यह युद्ध रुक सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी तक रूस यूक्रेन जंग लंबी चलने के लिए भारत पर ठीकरा फोड़ रहे थे, ऑयल डील खत्म करने की डिमांड कर रहे थे। वही ट्रंप अब कह रहे हैं कि मोदी युद्ध रोक सकते हैं। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? यह कैसे मुमकिन होगा? आइए देखते हैं। रूस यूक्रेन के बीच जंग क्या मोदी ही खत्म करा सकते हैं? इजराइल गाजा जंग पर क्या मोदी ही फुल स्टॉप लगा सकते हैं? जंग रोकने के लिए ट्रंप बार बार मोदी से क्यों कह रहे हैं? मोदी जंग खत्म करा सकते हैं, मोदी वॉर रुकवा सकते हैं, मोदी ही शांति ला सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसकी 2 बड़ी वजह है। रूस यूक्रेन के बीच 3 साल 6 महीने 3 सप्ताह से जंग चल रही है। 1301 दिन के बाद भी यह जंग नहीं रुक सकी है। ट्रंप वॉर रोकने में फेल साबित हो चुके हैं। इजराइल हमास के बीच 1 साल 11 महीने 1 सप्ताह और 3 दिन से लड़ाई चल रही है। 711 दिन की जंग में अभी तक न सारे बंधक रिहा हुए हैं और ना ही जंग के शोले बुझे हैं। ट्रंप कार्ड यहां भी नाकाम रहा है। इस वक्त दुनिया में 2 बड़े बड़े वॉर फ्रंट खुले हुए हैं। ट्रंप कोई भी युद्ध रुकवा पाने में नाकाम रहे और अब उन्हें मोदी ही याद आ रहे हैं।
ठीक 21 घंटे पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, बर्थडे की बधाई दी। जो ट्रंप कल तक रूस यूक्रेन जंग के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, उन्हीं ट्रंप ने जो लिखा है वो दुनिया के लिए हेडलाइन बन चुका है। ट्रंप ने लिखा है कि थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन एंडिंग द वॉर बिटवीन रूस एंड यूक्रेन। यानी ट्रंप भी अब जंग रोकने के लिए मोदी की तरफ ही देख रहे हैं। आज से ठीक 240 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इन 240 दिनों में अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है, लेकिन वो ना इजरायल को रोक सके हैं और ना ही रूस यूक्रेन की जंग खत्म करने का कोई सॉलिड ब्लूप्रिंट बना सके हैं। इजरायल और रूस की जंग हर दिन और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। इजरायल की सेना गाजा पर कब्जे के लिए अब पूरी तरह अंदर घुस चुकी है। गाजा पट्टी में तबाही का नया चैप्टर शुरू हो चुका है। नेतन्याहू की सेना हमास के एक एक लड़ाके को ढूंढकर मार रही है। नेतन्याहू न झुकने को तैयार हैं, न रुकने को तैयार हैं। गाजा पट्टी पर हर दिन गोला बरसा रहे हैं। नेतन्याहू हमास के खात्मे की कसम खा चुके हैं, पूरे गाजा पर कब्जे का ऐलान कर चुके हैं। हम गाजा पर आक्रमण अभियान पर फोकस कर रहे हैं, जो हमारे टारगेट हासिल करने तक लगातार जारी रहेगा। अभी गाजा के बड़े हिस्से पर हमारा कब्जा है। कुछ हफ्तों पहले आईडीएफ के एक्शन के बाद अल जैतून, शेख रदवान और जबालिया जैसे इलाकों पर हमारा कब्जा है। गाजा शहर हमास के पावर का सेंटर है, उसका मुख्य गढ़ है। सच यह है कि नेतन्याहू हमास के केस में किसी की सुनने को तैयार नहीं है। खुलकर ऐलान कर चुके हैं कि हमास के लीडर जहां छिपे होंगे वो घुस कर मारेंगे। इसलिए जंग का दायरा पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में फैलता जा रहा है। ईरान से इजरायल की जंग हो चुकी है। यमन के हूती विद्रोहियों पर आईडीएफ लगातार अटैक कर रही है। 8 सितंबर से 10 सितंबर के बीच 72 घंटे में सीरिया, लेबनान, यमन, ट्यूनीशिया और कतर जैसे इस्लामिक मुल्कों पर इजरायल एयर स्ट्राइक कर चुका है। पूरा अरब वर्ल्ड जंग की चपेट में आता जा रहा है। हमास को सपोर्ट करने वाले देशों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि नेतन्याहू नया फ्रंट खोलने से डरने वाले नहीं हैं। 16 सितंबर यानी मंगलवार को ही इजरायल की फोर्स ने यमन के होदेदार बंदरगाह पर स्ट्राइक की है। हमारी सेना कई मोर्चों पर काम कर रही है। कुछ देर पहले हमारे फाइटर पायलट्स ने यमन के होदेदा बंदरगाह पर हमला किया। ये हूती आतंकवादी शासन का मुख्य आपूर्ति बंदरगाह है। साथ ही हमारी सेना गाजा शहर में दुश्मन को हराने के लक्ष्य के साथ साथ वहां की आबादी को निकालने के उद्देश्य से भी काम कर रही है। हम वर्तमान में गाजा की आबादी को तेजी से निकालने के लिए अतिरिक्त रास्ते खोलने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि गाजा के लोगों को उन आतंकवादियों से अलग किया जा सके जिन पर हम हमला करना चाहते हैं। 75% से ज्यादा गाजा पट्टी पर पहले ही इजरायल का कंट्रोल है, लेकिन अब सेना 100% कंट्रोल के लिए मैदान में उतर चुकी है। गाजा पट्टी के बचे हुए हिस्से में ग्राउंड ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। रात भर गाजा पट्टी धमाकों की आवाज से गूंजती रही है। नेतन्याहू की सेना ने गाजा पट्टी में बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज कर दी हैं। पूरा गाजा खंडहर नजर आ रहा है। एयरफोर्स के फाइटर जेट दिन रात गाजा पट्टी के आसमान में मंडरा रहे हैं। चुन चुन कर टारगेट हिट किए जा रहे हैं। गाजा में जहां देखो वहां धुएं का ही गुबार नजर आ रहा है। इजरायल के दुश्मनों में हड़कंप मचा हुआ है।
गाजा पट्टी के लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। वाहनों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इजरायल हमास की जंग में अभी तक 65,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 3.5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। हमास के पास अभी भी इजरायल के 50 बंधक मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि 28 बंधकों की मौत हो चुकी है और 20 जिंदा बंधकों को छुड़ाने के लिए नेतन्याहू ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। बंधकों की तलाश में इजरायल की सेना अब उन इलाकों में घुस रही है जहां अभी तक उनका कंट्रोल नहीं था। उन इलाकों में स्ट्राइक हो रही है जहां अभी तक लार्ज स्केल पर एक्शन नहीं हुआ है। गाजा पट्टी में इजरायल कुल 1,30,000 सैनिक तैनात करने जा रहा है। इसके लिए 60,000 रिजर्व फोर्स को ड्यूटी ज्वाइन करने के ऑर्डर जारी हो चुके हैं। इजरायल का एक्शन देखकर पूरे अरब वर्ल्ड की सांसें फूली हुई हैं। कतर में एयर स्ट्राइक के बाद टेंशन बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई है। इजरायल का खौफ इतना ज्यादा है कि पूरा अरब वर्ल्ड इस्लामिक नाटो चिल्ला रहा है। मेरा अपना ख्याल है कि ग्रेजुअली हमें एक तो नेटो के तर्ज के ऊपर जो है एक मिलिट्री अलायंस बनाना चाहिए जो बिल्कुल ये किसी के खिलाफ नहीं होगा, ये अपनी दफा के लिए हो। ये इट विल हैव नो आप कह सकते हैं हेजेमोनिक डिजाइन्स बट डिफेंसिव डिजाइन्स के ऊपर जो है होगा। मैं ये अपनी जो मेरा तजिया है हालात का उसके मुताबिक आप क्योंकि वहां मौजूद। कतर पर हमले के बाद सबसे ज्यादा टेंशन में तुर्की है। सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर एर्दोगन का बढ़ा हुआ है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि इजरायल अपने लापरवाह हमलों का दायरा बढ़ाकर पूरे क्षेत्र को तबाही में झोंक सकता है। मतलब साफ है, तुर्की को समझ में आ चुका है, एर्दोगन को मैसेज मिल चुका है। नेतन्याहू अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए किसी भी हवाई सीमा को लांघने में 1 मिनट भी नहीं सोचेंगे। रेसिप तैयब एर्दोगन खुलकर हमास और फिलिस्तीन का सपोर्ट कर चुके हैं। नेतन्याहू की तुलना हिटलर से कर चुके हैं। गाजा पर हमले को नरसंहार कह चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि कतर के बाद तुर्की हमास का सबसे बड़ा अड्डा है। हमास के कई लीडर अभी तुर्की में बस चुके हैं। इसलिए एर्दोगन को डर लग रहा है कि कभी भी नेतन्याहू ऑपरेशन तुर्की लॉन्च कर सकते हैं। गाजा के अलावा जंग के शोले यूक्रेन में तेजी से भड़क रहे हैं। ना पुतिन झुक रहे हैं, ना ज़ेलेंस्की थम रहे हैं। दोनों तरफ से गोले बम चल रहे हैं। पुतिन फुल पेस में अटैक कर रहे हैं। जंग खत्म होने का चांस नहीं दिख रहा है। पुतिन की सेना ने ज़पोरिज़िया शहर पर 100 से ज्यादा ड्रोन और 150 ग्लाइड बम दागे हैं। रूस की मिसाइल यूक्रेन पर कहर बरपा रही है। ड्रोन तबाही मचा रहे हैं। पुतिन का रौद्र रूप देखकर पूरे यूक्रेन में हाहाकार मच गया है। कुछ दिन पहले तक डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि वो रूस यूक्रेन जंग रुकवा देंगे, लेकिन सिचुएशन देखकर ऐसा नहीं लग रहा है। दो सप्ताह में रूस 3500 से ज्यादा ड्रोन, 2500 से ज्यादा ग्लाइड बम और 200 मिसाइल यूक्रेन पर दाग चुका है। ग्लाइड बम ने तो यूक्रेन में भारी तबाही मचा दी है। ज़ेलेंस्की की सेना इस बम की मार से कराह उठी है। ज़ेलेंस्की ने एडवांस डिफेंस सिस्टम की डिमांड की है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर डिफेंस सिस्टम नहीं मिला तो सुरक्षा करना मुश्किल हो जाएगा। पुतिन पूरी ताकत से प्रहार कर रहे हैं। यूक्रेन की धरती दिन रात हमलों की आवाज से गूंज रही है। क्रीमिया, खेरसोन, ज़पोरिज़िया, डोनेट्स्क, लुहांस्क के बड़े हिस्से पर रूस की आर्मी का कब्जा हो चुका है। रूस यूक्रेन की जंग में सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। ज़ेलेंस्की को अगर हथियार नहीं मिले तो बाजी हाथ से निकल सकती है। पोलैंड पर रूसी स्ट्राइक के बाद तो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए अमेरिका ने यूक्रेन के पैकेज को मंजूरी दे दी है।